हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 5 भारतीय भवन का कुछ प्रश्न और उनके उत्तर को जानेंगे। यहाँ पे खाद्य संसाधन पौधे चैप्टर 5 में हम लोग को दिया है पढ़ने के लिए। देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके मुताबिक से मैं आंसर को भी यहाँ पे डील करूँगा। देखिए, तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन क्या, प्रश्न 1 में अनाज की उत्पादन बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। जो हम लोग आज अनाज की उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, उसका बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, उसका क्या ज़रूरी है कि हम लोग बढ़ा रहे हैं। उत्तर देखिए, कह रहा है कि हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कहता है कि जो हमारे देश की जनसंख्या, जो हमारे देश की जनरेशन जौन सी रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से जो हम लोग खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन करते हैं, वह पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। ठीक ना। कह रहे कि अभी हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है। आज के डेट में कितना है, हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है। एवं यह अगर गति से बढ़ती रही तो 2024 तक हमारी आबादी लगभग 136 करोड़ हो जाएगी। अगर ऐसी जैसा अभी बढ़ रहा है जनसंख्या हमारा, वैसे अगर 2024 तक, यानी अभी कौन चल रहा महीना 2024 तक अगर बढ़ती रही तो हमारी लगभग जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 136 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को लगभग पूरा करने के लिए 243 मिलियन टन अन्न की कोची पड़ेगी, हम लोग की आवश्यकता पड़ेगी। इतना टन को तो हम लोग की हर वर्ष पड़ेगी, हर साल पड़ेगी। लेकिन हमारे पास उन उत्पादन के लिए भूमि कोची है, सीमित है। काहे कि जो भूमि मेरा सीमित है, इसलिए अनाज भी उतना ही महंगा होगा। मान लीजिए कि जनसंख्या तो जान रहे हैं कि हमारा तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, हमारा जनरेशन तेज़ रफ्तार से विकसित कर रहे हैं, आदमी बढ़ रहे हैं, पर मेरा जो ज़मीन है, जो मेरा भूमि है, वो आगे चलकर विकसित नहीं कर रहा है। वही कह रहा है। लेकिन हमारे पास उन उत्पादन के लिए भूमि है, यानी ज़मीन है, जो कितना है, सीमित है। अतः हमें अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें क्या है, अनाजों के उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अब क्वेश्चन हम लोग 2 देखेंगे। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। जो मौसम होते हैं, मौसम के आधार पर फसल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जाने हैं कि मौसम के आधार पर जो फसल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा कोई ग्रीष्म फसल। अब देखेंगे बारीकी तरीके से हम लोग की रबी फसल किसको कहते हैं, खरीफ फसल किसको कहेंगे और ग्रीष्म फसल किसको कहेंगे। पूरी जानकारी मैं अभी इस वीडियो में दूंगा। रबी फसल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रबी फसल क्या होता है, रबी फसल कहते किसको हैं। देखिए, आपको साफ यहाँ शब्दों में लग रहा होगा कि जो फसल हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं, चाहे हम लोग लगाते हैं, यानी ठंडे के मौसम में जिस फसल को हम लोग लगाते हैं, उस समय तो जानते हैं कि शीत गिरता रहता है कि नहीं गिरता रहता। वही कह रहा है, जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है उसे रबी फसल कोशी हम लोग इसको कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, तीसी, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। इसका बुआई जो, यानी इसका जो बुनाई होता है अक्टूबर के माह में होता है और इसका कटाई मार्च माह में हो जाती है। यानी रबी फसल को हम लोग कोई पूछेगा कि रबी फसल को बुआई यानी बुनाई कब होता है, तो बोलना है कि अक्टूबर माह में होता है, और कटाई कब होता है, तो मार्च के माह में इसको कटाई भी हो जाती है। फिर देखिए खरीफ फसल हम लोग किसको कहेंगे। 2 में क्या करा, खरीफ फसल करा कि जो फसल को हम लोग वर्षा ऋतु में लगाते हैं, यानी बरसात के दिनों में लगाते हैं, जो फसल को या उगाते हैं, उसे हम लोग कोची कहते हैं, खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। जैसे धान, जवार, बाजरा, मकई इत्यादि जून जुलाई में बोया जाता है। यानी इस फसल को हम लोग जून या जुलाई के माह में लगाते हैं और इनका अक्टूबर के आसपास में काट देते हैं, यानी कटाई हो जाती है इस फसल को। अब देखेंगे हम लोग कोची 3 नंबर में ग्रीष्म फसल।
कह रहा है कि ग्रीष्म फसल वैसे फसल को कहा जाता है जो दलहन, उर्द, मूंग मार्च से जून के बीच गर्मी के महीने में की जाती है। ये गर्मी के महीने में इस सब चीज़ को लगाया जाता है, जिसको बोला जाता है ग्रीष्म फसल। तो गर्मी के दिनों में हम लोग लगाते हैं किस चीज़ को? उर्द, मूंग मार्च से जून के बीच गर्मी के जो महीना रहता है इसी महीना में लगाते हैं। जिस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छा व्यवस्था रहता है, यानी जिस क्षेत्र में पानी की अच्छा व्यवस्था रहता है, कैनाल उनाल होगा, ये सब की अच्छा अगर व्यवस्था रहेगा, वहाँ धान, आलू, मकई तथा ग्रीष्म फसल की तरह ही लगाई जाती है। ये भी ग्रीष्म फसल की तरह लगाई जाती है जहाँ अधिक सिंचाई की मात्रा रहता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समूनित किस्म के लिए एक मुख्य गुण एवं एक मुख्य दोष को लिखे। समूनित किस्म के लिए एक मुख्य गुण और एक दोष क्या है? देखिए उत्तर कह रहा है समूनित किस्म के लिए एक मुख्य गुण, सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य गुण क्या है। तो कह रहा कि उच्च उपज कह रहा था। उच्च उपज में देखेंगे क्या है? समूनित किस्म से प्रारंभिक किस्म की अपेक्षा बहुत अधिकवार पैदा मिलती है। समूनित जो किस्म होते हैं उसके पारंपरिक या प्रारंभिक जो किस्म की अपेक्षा बहुत अधिकवार पैदा मिलती है, यानी जो फसल को हम लोग बोते हैं उच्च उपज में, उससे हमको क्या मिलते हैं? अधिकवार पैदा मिलते हैं, उससे हमको अधिक लाभ मिलती है। इसलिए इन किस्म के उच्च उपज वाली किस्मों की समूनित प्रजातियां कही जाती है या कहते हैं। फिर देखिए कहा समूनित किस्म के मुख्य दोष। समूनित किस्म के मुख्य दोष क्या है? कह उच्च कृषि निवेश। जो आदमी एग्रीकल्चर यानी खेती करना अधिक मात्रा में पसंद करता हो, जैसे कि किसान है, इस दुनिया में मानना चाहे तो 2 आदमी सबसे बड़ा है और बलवान है। एक किसान जो हमें भोजन को देता है, दूसरा सेना को हम लोग मानते हैं यानी सोल्जर, जो हमारे लिए बॉर्डर पर 24 घंटा अपना जान को त्याग कर मेरा जान बचाने के लिए राजी है। वो 2 चीज़ को हम इस धरती पे बलवान मानते हैं, इस पूरा ब्रह्मांड और पूरा दुनिया में ब्रह्मांड में हम लोग इसको मानते हैं। 2 चीज़ करा कि उच्च कृषि निवेश। समूनित किस्म से फसल को तैयार करने के लिए पारंपरिक किस्म के मुकाबले अधिक कृषि निवेश की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग उच्च कृषि निवेश कहते हैं। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि संकरण के लिए किस प्रकार के जनकों को चयन किया जाता है? जब हम लोग किसी को हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया करवाते हैं तो किस प्रकार की जनक का चयन करते हैं, चाहे किया जाता है? कह रहा कि संकरण के लिए फसलों के उपयोगी गुणों जैसे उच्च उत्पादन की गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपकता, रोग प्रतिरोध क्षमता आदि प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। यानी इसको कहने का मतलब है कि जब भी संकरण का उपयोग हम लोग करते हैं ना, तो उच्च उत्पादन की गुणवत्ता के उर्वरक के प्रवृत्ति उत्पादन किया जाता है। इसका प्रतिरोधकता क्षमता जो होते हैं आदि प्रकार के होते हैं, उनको चयन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अनेक प्रकार की क्षमताओं को, गुणताओं को, विषमताओं को जानना हम लोग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। फिर देखिए कह रहा 5वां क्वेश्चन, बृहक पोषक क्या और इन्हें बृहक पोषक क्यों कहा जाता है? जो बृहक पोषक होते हैं, बृहक पोषक क्या होते हैं और इन्हें बृहक पोषक होते हैं तो क्यों कहा जाता है? कोई रीज़न होगा ना, कोई कारण होगा ना, तब इसको हम लोग बृहक पोषक के नाम से जान रहे हैं, बृहक पोषक कह रहे हैं। कह रहा है कि वे तत्व जो पौधे के वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, यानी जो पौधे को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, उन्हें बृहत तत्व या पोषक कहा जाता है। यह पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक है, अतः इन्हें बृहत पोषक कहा जाता है। यानी किसी भी पेड़ पौधा को हम लोग विकास कराता ना, तो अनेक प्रकार के सेक्टर, अनेक प्रकार के क्षेत्र में पौधा को हम लोग विकास कराते हैं, वृद्धि कराते हैं। उसे जो अत्यंत तत्व की प्राप्ति होती है, उस तत्व के हम लोग क्या देते हैं? कुछ खाद्य पदार्थों को देते हैं, तो कुछ सूर्य की प्रकाश की मात्रा उसमें मिलती है, कुछ क्लोरोफिल होते हैं, तो कुछ पानी की भी उपलब्धता होती है, तब न जाकर मेरा किसी को बृहक यानी पेड़ पौधा आगे चलकर विकास करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे वीडियो भी मैं लाते रहूँगा और इस चैनल को देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।